गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री का चैप्टर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया। ये एक कंपलसरी चैप्टर है, इसका ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसीलिए ये पढ़ना ज़्यादा ध्यान से पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले आएंगे व्हाट डू यू मीन बाय नेशनलिज्म। नेशनलिज्म कहते किसे हैं? हाँ, तो सिंपल सा एक लाइन का डेफिनेशन है इसका, द लव एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स अ कंट्री इज कॉल्ड नेशनलिज्म। किसी देश के प्रति आपका जो स्नेह होता है, जो प्रेम होता है, जो भक्ति होती है, जो राष्ट्र भक्ति होती है, उसे ही हम नेशनलिज्म कहते हैं। तो इंडिया में नेशनलिज्म की भावना लोगों में पहले से थी, बट उनको एक्चुअल में ये पता नहीं था कि इसे ही नेशनलिज्म कहते हैं। इसको मास लेवल पे कैसे लाना था, इसको एक मूवमेंट में कैसे बदलना था, तो इसी चैप्टर में हम लोग इन सारे क्वेश्चंस का आंसर ढूंढेंगे। कोई व्यक्ति किसी देश में रहता है, समाज में रहता है या अपने परिवार में रहता है, तो वो अपनी आज़ादी चाहता है। एक ऐसा जगह पे वो रहना चाहता है जहाँ पे उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिले, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिले, फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक किसी भी टाइप का वर्क मिले, हाँ, पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्म कर सके। लेकिन हम लोग जानते हैं कि हम लोग 200 साल तक मुस्लिम का रूल चला, यहाँ पर मुगलों का शासन चला। उसके 200 सालों के बाद यहाँ पर अंग्रेजों ने रूल किया। 1757 से लेकर के 1947 तक हम अंग्रेजों के गुलाम रहे। तो इस चीज को हटाने में, इस गुलामी नाम के शब्द को हटाने में बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए गए। हाँ, तो इस चैप्टर में बेसिकली हम उन्हीं चीजों पर फोकस करेंगे कि कैसे भारत एक नेशनलिस्ट कंट्री बना। तो किसी भी चीज का एक रीजन होता है, उस रीजन को ढूंढने का हम प्रयास करेंगे, जिसमें क्वेश्चन आता है हाउ डिड दिस आइडिया इमर्ज इन इंडिया, कि भारतीयों को कब लगा कि हमें भी यूनिफाइड होना है, हमें भी हमारे राइट्स चाहिए। तो जिसके अंतर्गत सबसे पहला चीज आता है एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, अंग्रेजों के प्रति विद्रोह। आज से नहीं, 1947 में हम आज़ाद हुए, लेकिन अंग्रेजों से लोहा लेना या अंग्रेजों के शासन को हटाने का काम 1757 से ही चला। बैटल ऑफ पलासी हुआ, बैटल ऑफ बक्सर हुआ, जिसमें हम इंडियंस की हार होती है, अंग्रेज रूल करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद द फर्स्ट वॉर फॉर इंडिपेंडेंस लड़ा गया 1857 से, जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब, बहुत सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने ये लड़ाइयाँ लड़ी ताकि हमारा भारत एक आज़ाद भारत कहला सके। उस समय कुछ ऐसी खामियां रह गई जिस वजह से भारत एक आज़ाद देश नहीं बन पाया। तो उसी चीज़ों से सीख लेकर के भारतीयों ने चाहा कि हम कुछ उससे बढ़ के करें ताकि हम अपने स्वराज को प्राप्त करें, जिसके अंतर्गत आता है डिस्कवरिंग द आइडिया ऑफ यूनिटी। हमारा जो मूवमेंट था वो स्पेसिफिक ग्रुप के लिए होता था। इस एरा के स्टार्ट होने से पहले हमारा जो मूवमेंट था वो स्पेसिफिक रीजन्स के लिए, किसान अपने फायदे के लिए करते थे, बिजनेसमैन अपने फायदे के लिए, सोशल ग्रुप्स अपने फायदे के लिए, सबका अपना अपना इंटरेस्ट था। हाँ, इसी वजह से हमारा कोई भी आंदोलन सफल नहीं हो पाया। देश के एक हिस्से में आंदोलन होता था, दूसरा हिस्सा उसको सपोर्ट नहीं करता था। तो इसीलिए सबसे पहले आइडिया ऑफ यूनिटी को डिस्कवर किया गया कि हम तभी आज़ाद हो सकते हैं जब हम जाति, धर्म, भाषा, रंग, रूप, इन सारे चीज़ों से ऊपर उठकर सब कुछ को एक अलग जगह पे रखकर, और एक ही हमारा स्लोगन होना चाहिए कि हमें आज़ाद होना है। और ये कब होता? जब हम जाति, धर्म, रूप, भाषा, लिंग, इन सब चीज़ों को साइड में रख करके और सब आपस में मिल करके अपने देश को आज़ाद करवाने को प्रयासरत रहते। और इसके बाद आता है रोल ऑफ कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी,
किसी भी मूवमेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है। आप कोई आंदोलन करते हैं तो उसके लिए एक ग्रुप की आवश्यकता होती है, एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है। तो वो ग्रुप बनने का काम, वो प्लेटफॉर्म बनने का काम किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने। उस समय में मास लेवल पर इंडिया में यही एकमात्र ऐसी पॉलिटिकल पार्टी थी जो अंग्रेजों का खुल के विरोध करती थी। हाँ, अंग्रेज भी इस पार्टी से डरते थे। और जब इस पार्टी में एंट्री होती है मोहनदास करमचंद गांधी की, जब वो साउथ अफ्रीका से रेसिस्ट कलर के आधार पर वहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन होता था साउथ अफ्रीका में, जहाँ उन्होंने काफ़ी सक्सेसफुली वहाँ पे इस चीज़ को हटवाने का भरपूर प्रयास किया। तो जब महात्मा गांधी आते हैं तो इस आंदोलन की रूपरेखा बदल जाती है, जिसके बारे में फर्दर आप आगे पढ़िएगा। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन। अब हमारा अगला टॉपिक आता है द न्यू पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन भी पार्टिसिपेट किए हुए था, और चूंकि हम लोग ब्रिटेन का एक कॉलोनियल कंट्री थे तो फोर्सली हमारे इंडियन सोल्जर्स को भी उस लड़ाई में जाना पड़ा था लड़ने के लिए। तो जब लड़ाई ख़त्म हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म होता है तो उसके बाद इंडिया में नया पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिचुएशन का जन्म होता है। उसी समय जब लड़ाई स्टार्ट होती है, लड़ाई में बहुत ज़्यादा मात्रा में हानि होती है। जब लड़ाई आज तक हुई है, इतिहास गवाह है, आज तक लड़ाई जब हुई है तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जान माल का नुकसान होता है। तो अंग्रेज़ों का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, जिस वजह से जब लड़ाई ख़त्म होती है तो उनका खजाना खाली हो जाता है। किसी भी कंट्री पे रूल करने के लिए सबसे पहला सिचुएशन ये होता है कि आप उसके इकोनॉमी को अपने कंट्रोल में कर लो। अगर उस कंट्री का इकोनॉमी आपके कंट्रोल में है तो उस कंट्री की बाकी सारे कंडीशंस पे आपका कंट्रोल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो जब अंग्रेज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया में रूल करना दोबारा स्टार्ट करते हैं, रूल तो उनका था ही, रूल को आगे ले जाते हैं, तो उनको पैसे की कमी होती है। और किसी भी राष्ट्र को जब पैसे की कमी होती है तो वो टैक्सेस को इंक्रीज कर देते थे। उस समय इंडिया में भी वही हुआ, नए नए टैरिफ लगाए गए, टैक्स लगाए गए, टैक्स को इंक्रीज कर दिया गया, किसानों को टैक्स देना पड़ रहा था। उसी समय अनफॉर्चुनेटली इंडिया में क्रॉप फेल हो जाता है, किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है, जिस वजह से किसान टैक्स नहीं दे पाते हैं, भूखमरी का माहौल रहता है। तो लोग टैक्स नहीं दे पा रहे थे। अंग्रेज अपना इकोनॉमिकल कंडीशन सही करना था, उनको टैक्स लेना ही था। तो भारतीयों के लिए एकमात्र रास्ता बच गया था, वह था क्या? विद्रोह करना, मूवमेंट करना गवर्नमेंट के इस पॉलिसी के अगेंस्ट में। तो कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने लोगों को यह समझाया कि अगर आप अभी ये जो मूवमेंट कर रहे हो टैक्स के अगेंस्ट में, अगर यही मूवमेंट को आप कन्वर्ट कर दो अंग्रेजों के अगेंस्ट में, तो आपका आंदोलन तो सफल होगा ही, साथ ही साथ इस चीज से आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपको तसल्ली मिलेगी, आपका किसी भी टाइप का कर्ज नहीं रहेगा, बशर्ते आपको केवल अपने फायदे के लिए मूवमेंट नहीं करना है, पूरे कंट्री के फ्रीडम के लिए मूवमेंट करना है। अब बात आता है कि आखिर ये आंदोलन की रूपरेखा क्या होती, क्योंकि महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। वो एक ही धर्म में विश्वास करते थे और वो धर्म था अहिंसा। तो उस रास्ते पर कैसे चलते लोग? वो रास्ता था सत्याग्रह। सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह करना, कि आप अगर सही हो, आपका मूवमेंट का रास्ता अगर सही है, आप सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हो और आपका जो समस्या है वो जायज समस्या है, तो आपको आपके फल को प्राप्त, आपके फल जो रिजल्ट आप चाहते हो उस रिजल्ट को अचीव करने में आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। इसीलिए महात्मा गांधी ने इस सिद्धांत पे चलना शुरू किया। जब वो 1915 में साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं और आने के बाद कांग्रेस पार्टी की कमान संभालते हैं, तो वो पूरे कंट्री साइड में, टाउन में, सब जगह पे वो घूमना स्टार्ट करते हैं और लोगों को इस चीज़ के प्रति बताते हैं कि वर्ड सत्याग्रह क्या है, आपको कैसे आंदोलन करना है। पहले आंदोलन होता था
वायलेंटली। अगर अंग्रेज मारते थे 10 तो इंडियन भी चाहते थे हम भी कम से कम 2 मारे। तो महात्मा गांधी ने इस चीज का अपोज किया। उनका मानना था कि अगर सामने वाला आप पर अत्याचार कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी उसका प्रत्युत्तर दें, आप भी उसका आंसर वायलेंटली दें, वायलेंस का ही रास्ता आप अपनाएं, ये कोई नेसेसरी नहीं है। अगर आपका रास्ता सही है, अगर आपका रास्ता सही है, इफ योर पाथ इज ट्रूथ देन नोबडी कैन स्टॉप यू। आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है लेकिन आप एक सच्चाई की चीज के लिए खड़े हैं तो सामने वाला को भी बाद में क्या होगा, शेम होगा, लज्जा आएगी और आप अपने प्रयास में क्या हो जाओगे, सफल हो जाओगे। तो वो महात्मा गांधी ने पूरे इंडिया को कहा कि आपको किस रास्ते पे चलना है, सत्याग्रह के रास्ते पे चलना है, सच्चाई के रास्ते पे चलना है। और किस धर्म को अपनाना है, अहिंसा धर्म को अपनाना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहला मूवमेंट होता है रॉलेट एक्ट का विरोध। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट क्या था और उसके बाद हम लोग इस एक्ट के अगेंस्ट में जो मूवमेंट हुआ, जालियांवाला बाग मैसेकर, खिलाफत मूवमेंट, इन सब चीज़ों पर हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।